स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल्स। तो कैसे कैसे हम कार्बोनिल को बना सकते हैं। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करके जैसे कि पीसीसी हो गया, पीडीसी हो गया, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर कीटोन तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी बना सकते हैं। और हम दूसरा तरीका है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें से हम वाटर निकाल सकते हैं। सॉरी, हाइड्रोजनेशन है तो इसमें से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि Cu जो है 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, ये 1 डिग्री को तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, 2 डिग्री को कीटोन में, और 3 डिग्री को ये एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। फिर है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में बाय हाइड्रोकार्बन। ओजोनोलाइसिस से हम आराम से कीटोन या फिर एल्डिहाइड बना सकते हैं। फिर है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कुचरोव रिएक्शन। कुचरोव रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है। कुचरोव रिएक्शन Hg2 पॉजिटिव डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 या फिर सिर्फ Hg2 पॉजिटिव दे रखा हो सकता है। ठीक है, ये तो इसके रिएजेंट्स हो गए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक OH जुड़ जाता है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होकर ये जो बॉन्ड है इधर चला जाता है और H जो है इधर चला जाता है। ठीक है, इसमें विदाउट रीअरेंजमेंट मार्किनोव्स रूल लगता है और ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है इसमें। ठीक है, कुचरेव रिएक्शन से ही हम ये बना सकते हैं यहाँ पे, और कुचरेव रिएक्शन का एक ये एग्जांपल हो गया। अब चलते हैं आगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। पर्टिकुलरली हम एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। रोजमून रिडक्शन। हम एसाइल क्लोराइड को जो है H2PDBH4 क्वानिलीन के प्रेजेंस में जो है यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है और HCl निकल जाता है। क्वानिलीन जो होता है यहाँ पे पॉइजन करता है इसको, BH4 जो होता है यहाँ पे पॉइजन करता है, और क्वानिलीन का ये स्ट्रक्चर होता है। कीटोन एन फॉर्मेल्डिहाइड जो है इससे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये क्या आ सकता है क्वेश्चन, क्या ये कीटोन फॉर्मेल्डिहाइड बना सकता है? नहीं बना सकता, अनस्टेबल होता है ये रूम टेम्परेचर पे। फिर है स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन, अगर हम नाइट्राइल को SnCl2 HCl के साथ में और फिर एसिड के साथ में हम एसिडिक एक्वस एसिडिक इन्वायरमेंट में हम इसको रखते हैं तो जो ये बनाता है ये एल्डिहाइड बना देता है। और अगर सिर्फ SnHCl के साथ करते हैं तो ये क्या बनाता है, ये अमाइन बना देता है। ठीक है, तो SnCl2 अगर दे रखा है और HCl के साथ में तो क्या बनाता है, तो ये एल्डिहाइड बनाता है। और सिर्फ SN दे रखा है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है अमाइन। अब है डाइबल H, जिसका फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये रिडक्शन करता है, डाइबल H रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, अगर कोई एसाइल क्लोराइड है, अगर कोई कार्बोक्सी है, अगर कोई ईस्टर है, अगर कोई नाइट्राइल है, ठीक है, ये उसको जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। किसको, एसाइल क्लोराइड हो, कार्बोक्सी हो, मतलब COH हो, एसिड हो, या फिर ईस्टर हो, या फिर नाइट्राइल हो, ये सबको क्या कर देगा, ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगला चलिए, इसमें क्या दे रखा है, अगर कोई नाइट्राइल है SnCl2 के साथ में रिएक्ट करवा के इससे क्या बनता है, अमाइन बनता है। हाँ, ये वही रिएक्शन हो गई। तो SnCl2 के साथ में ये एल्डिहाइड बनता है, डाइबल H के साथ में ये एल्डिहाइड बनता है, LiLH के साथ में ये अमाइन बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है अमाइन बनने वाला। अब है ये वही एग्जांपल है, एक बार इसको भी देख लेना। अब फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। तो इसमें गेटरमान कोच रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं हम। गेटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन को CO प्लस HCl के साथ में हम जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन कौन सी होती है, गेटरमान कोच रिएक्शन तो हमने कर ली। गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में HCl होता है और HCN होता है, ZnCl2 होता है, और एसिडिक एक्वस एसिडिक एसिड के अंदर हम जो है इसको रिएक्ट करवाते हैं बेंजीन को,
तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो ये ग्रेटरमैन कोच रिएक्शन में CO प्लस HCl होता है और ग्रेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में जो है HCl प्लस HCN प्लस ZnCl2 H3O पॉजिटिव होता है। अब है इटार्ड रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन, ग्रेटरमैन कोच रिएक्शन, ये सब जो है नेमिंग रिएक्शन है। तो देखो इसमें इटार्ड रिएक्शन में क्या है कि ये टाउलिन होता है, ठीक है, Cr2O2 Cl2 CH2 के प्रेजेंस में और H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो ये बेंजल्डिहाइड बना देता है। लेकिन टाउलिन होता है इनिशियल, यहाँ पे जो होता है बेंजीन होता है इनिशियल। फिर है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड में क्या होता है, टाउलिन CrO3 और एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में जो है यहाँ पे और वाटर के प्रेजेंस में जो है एल्डिहाइड बनाता है। यहाँ पे भी टाउलिन से स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमिक और इटार्ड में दोनों में टाउलिन से स्टार्ट करते हैं। इनके जो है रिएजेंट भी थोड़े एक जैसे होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको। अब है साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन का इम्पॉर्टेंट है। इसमें टाउलिन में अगर Cl2H करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये अगर दो इक्विवेलेंट है तो ये दो Cl2 यहाँ पे जुड़ जाएंगे C के साथ में, फिर एक्वस को H के साथ में, ये दोनों में OH जोड़ देगा, फिर उसमें से वाटर निकल जाएगा और ये CHO बन जाएगा। फिर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन। तो फ्रॉम द एसाइल क्लोराइड, अगर हम एसाइल क्लोराइड से देखें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, पर्टिकुलरली हम कीटोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड अगर हम देखें तो ये RMgX अगर हम एसाइल को RMgX के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या करेगा, ये RMgX की R ग्रुप जो है यह C पे जाके जोड़ देगा पहली चीज़। उसके बाद में ये H जो है यहाँ पे आ जाएगा, OH हो जाएगा। तो यहाँ पे OH हो जाएगा और उसके बाद में एसिड के प्रेजेंस में फिर ये जो है यहाँ पे कीटोन बना देता है। इस रिएक्शन को SNAE बोलते हैं। फिर दूसरा है फ्रॉम डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम से हम जो है बना सकते हैं कीटोन। पहले हम डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनाए, ये डाई अल्काइल कैडमियम नहीं है, ये डाई हैलाइड कैडमियम हो गया। डाई हैलाइड कैडमियम को हम RMgX के साथ में क्रिकनार्ड रिएजेंट के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, डाई अल्काइल कैडमियम। यहाँ पे 2 R हैं कैडमियम के साथ जुड़े हुए। तो फिर ये डाई अल्काइल कैडमियम को जब हम एसाइल के साथ में हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे कीटोन बनता है। फिर है नाइट्राइल। अब है नाइट्राइल RMgX के साथ में अगर हम H3O पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करवाएंगे इसको तो ये क्या बनाता है, नाइट्राइल RCOR बनाता है। फिर RCN में कितना भी और ले लो, प्रोडक्ट कीटोन ही बनेगा, मतलब कि यहाँ पे कीटोन ही बनता है एंड प्रोडक्ट। अब ये है कुछ इसके वो बना रखे हैं, रिएक्शंस दे रखी हैं, ये देख लेना, ये भी देख लेना एग्जांपल्स इसके। फिर है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या हो गया, अगर बेंजीन है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो हमने पढ़ ही रखी है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एसिटोफिनॉल और बेंजोफिनॉल कैसे कैसे बनेगा। अगर तुम एसिटाइल ग्रुप है तुम्हारा, ये अगर कोई एसिड क्लोराइड ग्रुप है एनहाइड्रेट AlCl के साथ में, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में क्या होता है, ये यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ये रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये है इसमें जो है तुम्हारा मिथाइल है, मिथाइल क्या दिखाता है तुम्हारा, मिथाइल दिखाता है H पॉजिटिव, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाता है। इसमें +M प्लस -M नहीं होता, तो ये +H की वजह से जो है यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो ये पैरा पे आके मेजर बनता है। इसमें भी मेजर पैरा पे बनता है +M की वजह से। ये जो है रिएक्शन नहीं दिखाता और ये भी रिएक्शन नहीं दिखाता, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है डिपेंड करती है कि कार्बोनिल जो कार्बन है, ठीक है, उसके ऊपर कितना पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव कितना है चार्ज, उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट जो होता है यहाँ पे NaR का डिपेंड करता है किस पे, एक तो COH पे डिपेंड करता है, कार्बोनिल जो ये कार्बन है, और ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है।
जो अटैक करेगा। तो उसके बेसिस पे जो ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा है एल्डिहाइड फिर कीटोन। एल्डिहाइड ज़्यादा इसलिए दिखाता है क्योंकि एक तो एल्डिहाइड के पास में कम एल्काइन ग्रुप है, वो एल्काइल ग्रुप कम है, तो स्टेरिक इंडेक्स कम है। और दूसरा जो है ये CH3 ग्रुप जब जुड़ते हैं तो ये उसको जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रोवाइड करेंगे तो उससे जो है उसके पार्शियल पॉजिटिव जो है कम हो जाएगा। इसलिए एसिड एल्डिहाइड जो है कीटोन से ज़्यादा दिखाते हैं। NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब कि न्यूक्लियोफाइल लवर है वो, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव चाहिए। तो इसमें भी अगर हम वो देखें क्या इसकी ऑर्डर है, तो सबसे पहले तो तुम्हारा फॉर्माइल आ गया, फिर इसमें जो है एसिटाल्डिहाइड आ गया, उसके बाद में बेंजल्डिहाइड आ गया, उसके बाद में फिर एसीटोन आ गया, उसके बाद में फिर ये पीएच वाला। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो है ना पहले एलिफेटिक आता है, उसके बाद में फिर एरोमेटिक वाला कीटोन आता है, ठीक है, और पीएच वाले तो लास्ट में आते हैं दो। ये ऑर्डर आ सकता है नीट में, बहुत प्रोबेबल है। आफ्टर द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इफ द कार्बोनिल कार्बन इज चायरल, तो उसको रेशमाइजेशन कहेंगे। अगर इफ कंप्लीट प्रोडक्ट कार्बोकटाइन इज चायरल देन इनहेंशियोमर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ो। फिर रोल ऑफ द मीडियम, जब न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होता है एसिडिक मीडियम में होता है और नेगेटिव चार्ज मेड ऑफ द वीक न्यूक्लियोफाइल HCl इन द बेसिक मीडियम। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखो यहाँ पे HCl क्या है, HCl क्या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है या फिर एसिडिक न्यूक्लियोफाइल है? ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये बेसिक मीडियम में जो ज़्यादा प्रेफर करेगा बेसिक मीडियम, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन नहीं हो रही जब ये प्योर फॉर्म में है, लेकिन जब हमने इसको बेस के साथ में डाला तो ये जो है ज़्यादा बेहतर रिएक्शन दिखा रहा है। मतलब ये फिर रिएक्शन कर रहा है, उसमें बिना बेस के नहीं कर रहा है ये रिएक्शन। फिर है हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। अगर हम साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये पूरा COH बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, लेकिन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे एमाइड बनाता है, ठीक है। उसके बाद में अब ये है CO NaCN COHCN। देखो अगर हम इसको NaCN के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक CN यहाँ पे जुड़ जाता है, एक CN यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है, और ये बन जाता है। उसके बाद में अगर हम इसका क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। जब लिखा नहीं है पार्शियल है क्या है तो फुल ही मानेंगे, तो ये COH बन जाएगा यहाँ पे। अगर पार्शियल की बात होगी तो यहाँ पे एमाइड बन जाएगा। अगर यहाँ पे SnCl2 से करवा देंगे, देखो Cl2 Sn प्लस Cl2 प्लस HCl है, तो क्या बनेगा यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर Sn प्लस HCl करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये एमाइड बनेगा, खाली वो एमाइन बनेगा। और अगर हम यहाँ पे LiLH के साथ में रिएक्ट करवा देंगे तो CN को ये NH2 में अमाइन बना देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, एक बार देख लेना इसको। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये नहीं बनेगा। अब है एडिशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NHSO3 का टेस्ट। देखो एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट, ये टेस्ट जो है ना मैं ऐसा करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा और उसमें सारे टेस्ट जो है एक साथ कवर कर दूँगा जितने टेस्ट हैं, क्योंकि टेस्ट में आएगा नीट में एक क्वेश्चन 100% आना है टेस्ट का। तो एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट NaHSO3, ये जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये एसिडिक मीडियम में फेवर होता है। पहली चीज़ तो ये रिएक्शन इज़ वेरी मच यूजफुल इन प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसको कार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेशन और प्योरिफिकेशन के लिए काम आता है। ये एल्डिहाइड सारे देते हैं इस टेस्ट को, लेकिन कीटोन में सिर्फ एलिफेटिक देते हैं हैविंग 1 मिथाइल ग्रुप, उसमें भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना जरूरी है। तो क्या ये NHSO3 देगा? देखो PHCOH जो है क्या ये देगा? ये एल्डिहाइड है, ऑफकोर्स ये देगा। इसमें एक CH3 जुड़ा हुआ है कीटोन में तो ये देगा। इसमें एक CH3 तो जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे फिनाइल है तो ये एरोमेटिक है, डायरेक्टली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टली फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है और एक CH3 है तो ये देगा। अब ये भी नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे CH3 नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए कवर NHSO3 वाले टेस्ट के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है,
एड एडिशन ऑफ द एल्कोहल एसिटल और कीटोन। अब देखो यार, ये जो होता है एसिटल और कीटल का क्या चक्कर होता है, यहाँ पे जो OH और OR होता है ना, ये डिसाइड करता है कि ये हेमी है या फिर पूरा है। और ये H और R जो होता है ये डिसाइड करता है ये एसिटल है या फिर कीटल है। अगर यहाँ पे दोनों R होंगे और यहाँ पे दोनों OR होंगे तो ये तो डिसाइड करेगा ये हेमी, ये बता रहा है कि ये हेमी नहीं है। और ये जो R और R है ये डिसाइड कर रहा है कि ये कीटल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें OH और OR है। ठीक है, तो OH और OR है तो क्या हो गया तुम्हारा ये तुम्हारा हेमी, ये H और R है। H और R है तो ये तुम्हारा बता रहा है कि ये एसिटल होगा, इतना तो पता चल रहा है इससे। और यहाँ पे OR है और OH है तो ये बता रहा है कि ये हेमी होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में अगर यहाँ पे OR होता तो ये फिर एसिटल बन जाता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक R है, यहाँ पे एक OR है, यहाँ पे एक OR है। तो यहाँ पे जो H है और OR है ये क्या बता रहा है और ये क्या बता रहा है, OR होगा तो ये मतलब कि हेमी नहीं है। ठीक है, और R और H है ये मतलब एसिटल है। अब उसके बाद में चलते हैं इस वाले पे। इसमें एक H है और एक R है। ठीक है, H है और R है इधर की साइड में, और इधर OR है, इधर भी OR है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये OR है तो ये तुम्हारा एसिटल होगा, क्योंकि यहाँ पे HH है। ये OR और OH क्या बताते हैं कि ये हेमी है या नहीं है, और ये क्या बताते हैं ये तुम्हारे H है या R है या एसिटल। अगर दोनों R होते हैं तो क्या होते हैं, कीटल। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ये इम्पोर्टेंट है ये। आगे अब देखो, ये नेमिंग का तरीका था इसका। अब ये है यहाँ पे जो है ROH है। ठीक है, ROH में क्या होगा, ये OR आके जुड़ जाएगा। ठीक है, H आके यहाँ पे जुड़ेगा और OR एक जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसमें कमेंट में बताना ये क्या होगा। अब ROH है और ये क्या होगा ये भी बता देना कमेंट में। अगर दो इक्विवेलेंट होंगे एसिटिक मीडियम के अंदर तो क्या बनेगा, तो R जुड़ जाएंगे यहाँ पे। अब ये एसिटिक मीडियम जो है इसको फेवर करती है, ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल रिएक्शन है। दिस रिएक्शन यूजफुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम द एनी अदर रिएजेंट। अब है साइक्लिक एसिटल। साइक्लिक एसिटल की बात करते हैं अब। साइक्लिक एसिटल, अगर यहाँ पे एसिटल है, कोई कार्बोनिल ग्रुप है, तो देखो साइक्लिक एसिटल में क्या होएगा कि ये साइक्लिक एसिटल में देखते हैं कैसे बनते हैं साइक्लिक एसिटल। देखो साइक्लिक एसिटल में अगर ग्लाइकोल टाइप के जो होते हैं, मतलब कि विशनल OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो ये दोनों ऐसे करके जुड़ जाते हैं इसके साथ में, और इसके साथ में जुड़ के ये OH हो जाते हैं, और फिर से ये जो है कीटोन बन जाता है और OH निकल जाते हैं। एडिशन ऑफ द अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ अमोनिया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कीटोन या फिर एल्डिहाइड के साथ में अगर कोई NH2Z ग्रुप जुड़ा हुआ हो, और ये Z क्या हो सकते हैं, Z के यहाँ पे इतने सारे प्रकार हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और हाइड्रोजलमाइन हाइड्रोजीन याद रहना चाहिए। बाकी ये एन फिनाइल हाइड्रोजीन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, ये दोनों जो हैं ये हाइड्रोजीन का ही फॉर्म है, ये बना सकते हो। लेकिन हाइड्रोजीन में क्या होता है, हाइड्रोजीन में NH2 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और हाइड्रोजलमाइन में क्या होता है, NH2OH होता है। देखो सब कुछ रटोगे तो इतने कम टाइम में रटना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जिससे सब कुछ ड्राइव कर सको। ठीक है, ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, ऑर्गेनिक को रटा नहीं जा सकते इतने आराम से, पूरे साल रटना पड़ता है ऑर्गेनिक को। तो एल्काइल एमाइन, ये एल्काइल एमाइन हो गया। एल्काइल एमाइन अगर है यहाँ पे मतलब, तो फिर इसमें से क्या होगा, ये H2 निकल जाता है और ये N एल्काइल इमीन बन जाता है, इसके बेस भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगर हाइड्रोजलमाइन है तो इसमें से क्या होगा कि इसमें से
H2O निकलेगा। H2O तो निकलना ही निकलना है इसमें से, ठीक है। ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे ये NH2 है, इसका बेस, ये इसके H2 जाते हैं, मतलब कि इसका ये वाले NH2 जाएंगे और जो है उसका O जाएगा और ये ऑक्साइन बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन अमाइन से ऑक्साइन बन जाएगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बन जाएगा, ठीक है। इसके NH के H2 जो है उड़ जाएंगे, एक ये वाले NH2 के जो है H2 उड़ जाएगा और इसका O उड़ जाएगा, H2 निकल के। फिर इसमें भी यही है। अब इसमें क्या है कि इसमें ये वाले हाइड्रोजन उड़ते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और नहीं, ये वाला क्वेश्चन है वो कि इसमें कौन से हाइड्रोजन उड़ते हैं, तो इसमें जो हाइड्रोजन उड़ते हैं वो ये वाले उड़ते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये इसके बारे में कुछ दे रखा है। हाँ, अगर pH लेस देन 3 है देन NH2 बिकम्स NH3Z विच इज़ नॉट न्यूक्लियोफाइल। अगर ये मतलब कि 3 से 5 pH होना चाहिए, उससे कम होगा तो सही नहीं है, फिर ये जो है रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन जो है ये यूज़फुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रॉम द मिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए वो ज़रूरी होती है। अब चलते हैं DNP टेस्ट, ब्रैडी और बोर्च रिएजेंट। तो इसमें क्या होता है, ये एल्डिहाइड रेड कलर देता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये येलो कलर देता है और ऑरेंज कलर देता है कीटोन। इसको किस तरीके से याद रखें DNP टेस्ट को, बिपाशा रॉय आकर R एल्डिहाइड, O कीटोन और Y से है एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो बिपाशा रॉय आकर ऐसे करके याद रहेगा ये। अब है रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारा LAH SBH या कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवा के इसमें जो है हम रिड्यूस करवा सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे LiLH NaBH4 या फिर H2Ni या फिर सिर्फ अगर हम Na इन प्रेजेंस ऑफ Hg भी ले लें तो भी रिएक्शन कर देगी काम। उसके बाद में अब यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें, ये भी पूछा जा सकता है कि इसके स्टीरियोमर्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है, अगर यहाँ पे कोई H बनेगा तो यहाँ पे एक स्टीरियो आइसोमर मतलब कि 2 स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं। इसमें Gi बन रहे हैं 2, तो ये 2 क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं। क्लेमेंसर रिडक्शन में हम मतलब कि ZnHg कंसनट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में ये जो होते हैं कार्बोक्सिलिक कार्बन जो होते हैं इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमने पहले भी करा था, एक क्लेमेंसर रिडक्शन होता है और एक होता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इनके रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है। NH2 हमने पढ़ा है क्या होता है, हाइड्रोजीन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजीन और बेसिक इन्वायरमेंट में ये, या फिर जिंक जो है ZnHg क्लेमेंसर रिडक्शन जो होता है एसिडिक इन्वायरमेंट में होता है और ये जो होता है बेसिक इन्वायरमेंट में होता है। उसके बाद में ये क्लेमेंसर रिडक्शन क्या करता है, अगर OH जैसा ग्रुप है या फिर NO2 जैसा ग्रुप है इसको NH2 में कन्वर्ट कर देता है, OH को Cl में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक सेकेंड, तो देखो वोल्केशनल रिडक्शन होता है ऐसे। अब देखो इसमें क्या चीज़ बोली है कि जैसे ZnHg कंसनट्रेटेड HCl है, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसे ऐसे करके ये दोनों इसको सपाट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर OH जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा कि क्लेमेंसर रिडक्शन जो है इसको Cl में चेंज कर देगा, और अगर जो है Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वोल्केशनल रिडक्शन इसको तो उड़ाएगा ही और साथ में इसको जो है एलिमिनेशन भी रिएक्शन दिखाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर आ गया तो। अब है टॉलेंट टेस्ट। अब सारे टेस्ट कर लेते हैं थोड़े बहुत। तो टॉलेंट टेस्ट का दूसरा नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NH4OH या फिर AgNH3 ट्वाइस प्लस OH, ये इसका रिएजेंट का पूरा नाम होता है, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड जो है दिखाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दिखाता, कीटोन नहीं दिखाता। वो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी दिखाता है, एल्डिहाइड भी दिखाता है, लेकिन कीटोन बस सिर्फ कीटोन नहीं दिखाता इसमें, ठीक है। और टर्मिनल एल्काइंस भी जो है ये
जो है टॉलन रिएजेंट टेस्ट देते हैं, लेकिन ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते, मतलब कि ये सिल्वर मिरर नहीं बनाते। जैसे कि ये जो होते हैं ना, ये सिल्वर मिरर बना देते हैं, ये सिल्वर की पीपीटी बन जाती है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको। लेकिन जो ये होता है टर्मिनल एल्काइन, ये वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब वाइट क्रिस्टलाइन जो है सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, लेकिन ये सिल्वर मिरर नहीं बनाते हैं, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते। तो कह सकते हैं हम कि हाँ ये टॉलन रिएजेंट टेस्ट देते हैं, लेकिन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते। ओके, विच ऑफ द सिल्वर मिरर टेस्ट जो ये देते हैं, ये सारे करके इसमें जो है मैंने दे रखे हैं कौन कौन देते हैं, कौन कौन नहीं देते। तो एक बार देख लेना ये क्वेश्चन। फिर फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में जो है दो तुम्हारे फेलिंग सोल्यूशन होते हैं, एक होता है फेलिंग ए सोल्यूशन, फेलिंग बी सोल्यूशन। फेलिंग ए सोल्यूशन जो हो गया एक्वस CO4 और रॉचल सॉल्ट को कहते हैं फेलिंग बी। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, इसमें ब्रिक रेड बनती है पीपीटी CO2O की, और यहाँ पे एल्डिहाइड जो है देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे नहीं देते, कीटोन भी यहाँ पे नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं ये रिएक्शन, ये टेस्ट फेलिंग टेस्ट। और इसमें CO जो होता है रिएजेंट होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा होता है इसमें, फेलिंग टेस्ट में और टॉलिंग टेस्ट में सीधे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस होती हैं, और यहाँ पे ब्रिक रेड कलर बनता है। फिर है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में एल्कालाइन CuSO4 और NaOH, सोडियम सिट्रेट, ये सब इसके जो होते हैं रिएजेंट होते हैं। इसमें ये एल्डिहाइड देता है टेस्ट, यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता, कीटोन भी नहीं देता। तो यहाँ पे टॉलन टेस्ट जो था उसमें दोनों एल्डिहाइड, एरोमेटिक और नॉर्मल एल्डिहाइड दोनों देते हैं टॉलन टेस्ट, लेकिन जो बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट है इसमें सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक और कीटोन दोनों नहीं देते इसमें। ठीक है, अगला चलते हैं स्किप टेस्ट। स्किप टेस्ट में क्या है, स्किप टेस्ट में ROS एनिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये देता है स्किप टेस्ट, मतलब ये इसका रिएजेंट होता है। तो इसके रिएजेंट को जो कि पिंक कलर का होता है, जब इससे SO2 से गुजरता है तो ये कलरलेस बन जाता है, और उसके बाद में अगर ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में रिएक्ट करके ये पिंक कलर जनरेट करता है, और ये कलरलेस सोल्यूशन रहता है। ठीक है, तो इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्किप टेस्ट से। फिर है मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट। मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट में क्या है, ये HgCl2 या Hg2Cl2 के साथ में एल्डिहाइड जो है तुम्हारा ये जब HgCl2 के साथ में रिएक्ट करता है एल्डिहाइड तो वाइट पीपीटी बनाता है, और जब Hg2Cl2 के साथ में रिएक्ट करता है तो ग्रेइश ब्लैक बनाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। क्या है ये, मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट। फिर है, अब है यहाँ पे क्या ये टॉलन देगा, Ga टॉलन देगा, ये Fe देगा, या आयोडीन नहीं देगा क्योंकि इसके पास CH3 नहीं है, या NHSO3 देगा। अब ये सारे देगा, यहाँ पे एक CH3 नहीं है, नहीं देगा, यहाँ पे ये देगा, लेकिन फेलिंग जो होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, और आयोडो भी नहीं देगा, और NHSO3 देगा। इसके बाद में टॉलन, इसमें कीटोन तो देते ही नहीं है टॉलन फेलिंग, लेकिन यहाँ पे आयोडो दे देगा टॉलन, और यहाँ पे NHSO भी दे देगा टॉलन। फिर ये वाला है, इसमें फेलिंग और टॉलन दोनों नहीं देंगे क्योंकि कीटोन को देते नहीं है, और यहाँ पे आयोडो देगा और NHSO3 देगा। NHSO3 इसलिए देगा क्योंकि NHSO3 जो है कीटोन देता है लेकिन एरोमेटिक कीटोन नहीं देता, और आयोडो जो है इसमें CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो देगा। अब इसमें सिर्फ आयोडो देगा क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसमें जो है ये कीटोन है तो ये दोनों नहीं देंगे, टॉलन और फेलिंग, और NHSO3 नहीं देगा क्योंकि ये कीटोन है लेकिन एरोमेटिक कीटोन है। अब है पॉफ्स रूल। पॉफ्स रूल क्या होता है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 H पॉजिटिव, K2Cr2O7 H पॉजिटिव, कंसनट्रेटेड HNO3, ये सब के प्रेजेंस में ये जो है कीटोन को भी तोड़ देता है और ये एसिड बना देता है उसके। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसको COH और एसिड में कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड को, तो ये तो हमको पता है। और
ये सारे इसके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल्स हैं। ये पहले भी बताए थे, पिछली वीडियो में बताए थे। फिर है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन जो होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़रूरी है और डाइल्यूट बेस 10% के आसपास डाइल्यूट बेस ज़रूरी है। KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, K2CO3 हो सकता है, या फिर BaOH थ्राइस हो सकता है, CaOH ट्वाइस हो सकता है, Na2CO3 हो सकता है। ये सब हो सकते हैं। अब होता है दूसरे टाइप को होती है रिएक्शन सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। सेल्फ एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट होता है इसमें, और ये सेल्फ एल्डोल रिएक्शन जो है एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड ज़्यादा दिखाता है कीटोन से, और इसमें नया CC बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। तो इसमें देखो क्या होता है कि जैसे कि एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट बन सकते हैं। एक बार ये इसके साथ में बनाएगा, एक बार ये अपने साथ बनाएगा, एक बार ये अपने साथ बनाएगा, ठीक है। तो और एक इसकी जो जिस तरफ से ये जुड़ेगा, एक बार इससे जुड़ेगा, ये इसका H2O निकलेगा, और एक बार जो है इसके साथ में जुड़ेगा। तो ये 4 टाइप से बन जाएंगे। फिर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में क्या होता है कि इसके अंदर ही एल्डोल रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे इसको टेढ़ा करने के बाद में जो है इसके जो है तुम्हारा H2O निकल जाएगा, H2 इसका निकल जाएगा और O इसका जाएगा, वाटर निकल के यहाँ पे जो है एल्कीन बन जाएगी, ये बन जाएगी। इसमें 78% जो होता है ये बनता है। तो देख लेना यार, इतना टफ नहीं है। अब रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। रेट्रो एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, ये एल्डोल का उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो अल्कीन होती है ये टूट जाती है, एक मतलब थोड़ा सा उस तरीके से होता है जैसे कि तुम्हारा वो ओजोनोलाइसिस होता है ना, उसके तरीके से हो जाता है। फिर है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में सेल्फ कैनिज़ारो हो सकती है और इंटरमोलिकुलर कैनिज़ारो भी हो सकती है, ठीक है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन जो होती है ये एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के होती है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कंसनट्रेटेड बेस होना चाहिए। यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, मतलब कि एक ऑक्सीडाइज होता है और एक रिड्यूस होता है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेट इन द कैनिज़ारो रिएक्शन। जब यहाँ पे हाइड्राइड जो है ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फिर है इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो कैसे होती है। इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, एक जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक जो है रिड्यूस हो जाएगा। बस और क्या है, देखो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये वाला पार्ट जो है रिड्यूस हो गया। क्रॉस और मिक्स्ड कैनिज़ारो में क्या होता है, जो NAR फास्ट देता है। कौन NAR फास्ट देता है, अब यहाँ पे ध्यान देना। NAR जो था हमने पढ़ा था ना, ये एल्डिहाइड फास्ट देता है, और उसमें भी जो है जितने कम CH3 जुड़े हुए होंगे वो ज़्यादा होगा, मतलब कि फॉर्माइल NAR सबसे ज़्यादा देता है। NAR मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये NAR फास्ट देगा, तो इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो NAR स्लो देगा उसका जो है रिडक्शन हो जाएगा। ये इसका एक एक्सेप्शन है, ये इसका एक्सेप्शन है। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है इसमें, इसमें जो है तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, सही है बस। तो बेटर H डोनर कौन होता है इसमें, बेटर H डोनर कौन होगा इसमें, बेटर H डोनर जो होगा वो इसमें वो होगा जो इसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर सके, इसके नेगेटिव को। बेटर हाइड्रोजन डोनर वो होना चाहिए जिस जो ये नेगेटिव को इसका स्टेबलाइज कर सके, और मेरे हिसाब से ये नेगेटिव स्टेबलाइज जो है ये होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है नेगेटिव ये NO2 जो है नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और उसको जो है थोड़ा घुमाएगा, तो आराम से स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर H नेगेटिव डोनर की बात कर रहे हो आप, तो H नेगेटिव डोनर में तो यही होगा, क्योंकि एक मिनट H नेगेटिव डोनर यही होगा, मैं H पॉजिटिव समझ लिया उसको। H नेगेटिव डोनर के बाद में जो है पॉजिटिव रह जाएगा, तो पॉजिटिव रह जाएगा तो उसको जो है +M जो है इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबलाइज कर देगा। अब है आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो एक चीज़ याद रखो, जब भी
आपको जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है जिसको आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसमें पहले देखो कि वो जो कार्बन है या जो भी है उस पर क्या डबल बॉन्ड है। अगर वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो वो भाई -m दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये -m दिखा रहा है। अब मैं -m दिखा रहा है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। इलेक्ट्रोफिल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑर्थ और पैरा पोजीशन से। तो ये क्या करता है, ये जब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है ना, तो ये -m दिखाता है, और -m दिखाने की वजह से जो है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए उसको, तो वो फिर मेटा पे आके जुड़ जाता है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मेटा वाला बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो ये सब अब हमने रिएक्शंस कर रखी हैं और ये वही रिपीट होगी। 1 डिग्री अल्कोहल से हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके। तो पॉपअप्स रूल्स दूसरा मेथड है। पॉपअप रूल्स में क्या करते हैं, ये पॉपअप रूल्स में उड़ा दिया जाता है जो कीटोन होता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो कीटोन को उड़ा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड में। और फिर ये तुम्हारा एल्डिहाइड को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके बनाया सकता है। तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल है। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब चलो ये सारे तरीके होते हैं, देखो। हाँ, टॉलेंट रिएजेंट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, कैनिजारो रिएक्शन, रीमर टेमर कार्बोक्सिलेशन, ये सारे जो तरीके होते हैं इससे तुम बना सकते हो एसिड को। ठीक है, टॉलन में हमने क्या करा था, ये एसिड वाला सॉल्ट CONA वो बन रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहे थे हम इसको। ठीक है, एसिड सॉल्ट बन रहा था उसका। उसके बाद में अब आगे चलते हैं। रेमेटेमन कार्बोक्सिलेशन तो हमने कवर कर रखा है। इसमें क्या होता है, CCl4 NOH के साथ में रिएक्ट करके ये ऑर्थो पोजीशन पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देता है। फिर खोल बेस रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर रखी है। खोल बेस रिएक्शन फिर से यहाँ पे रिपीटेड है। मर्करी क्लोराइड टेस्ट, मर्करी क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, मर्करी क्लोराइड टेस्ट भी हमने कवर कर रखा है। HgCl2 और Hg2Cl2 के साथ में रिएक्ट करके जो तुम्हारा एसिड में कन्वर्ट कर देता है वो। और उसमें HgCl2 में क्या आता था, उसमें एक में आता था वाइट कलर और एक में आता था Hg2Cl2 में आता था ग्रे कलर। फिर है फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस भी हमें पता है, यहाँ से काट के और बना देते हैं। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर फॉर्माइल ग्रुप है तो उसका CO2 में कन्वर्ट कर देता है। अब है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइलेटेड बेंजीन। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर बेंजीन पे कार्बन जुड़ा हुआ है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो जो है उसको पूरा उड़ा के COH बना सकता है। उस फ़र्क नहीं पड़ता क्या क्या है उस पर लगा हुआ, वो कार्बन अगर उस पर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो उड़ा देगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये नहीं होगी रिएक्शन। यहाँ पे जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास में, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये COH बना देगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी COH बन जाएगा। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो ये COH ग्रुप है ना, यहाँ पे CHO ग्रुप है, तो यहाँ पे नहीं बनाएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो COH बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी COH बन जाएंगे। एक तरीका होता है मोर एक्टिवेटेड रिंग ऑक्सीडेशन, इसको मारो से याद रखना। मतलब इसमें डिसाइड करना है हमें किधर की साइड में जो है, जहाँ से हमने COH जोड़ना है, तो उसके लिए होता है ये। तो हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एसिड डेरिवेटिव, मतलब कि CN को कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करके बना सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करके हम इसको, ये बनता है, ये तुम्हारा अमाइड बनता है। अब इसका टोटोमेरिज्म करके मतलब अमाइड बनता है, और इस अमाइड को अगर हम फिर इसका हाइड्रोलाइसिस वाटर के प्रेजेंस में, एसिडिक वाटर के प्रेजेंस में कर देंगे,
तो क्या बनेगा, यहाँ पे COH बन जाता है और अमोनिया निकल जाता है फ्रॉम द एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड से जो है अगर इसको हम वाटर में रिएक्ट करवा देंगे तो भी ये SNAE मैकेनिज्म से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। फिर चलते हैं फ्रॉम द एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में ये टूट जाता है और 2 एसिड बन जाते हैं। फिर इसमें भी यही होता है। फ्रॉम द ईस्टर, ईस्टर के साथ में अगर हम ईस्टर लेते हैं और ये H2O है तो देखो क्या होगा। तो क्या होता है इसमें कि एसिडिक मीडियम अगर होता है तो एसिडिक मीडियम में अगर ये 3 डिग्री होगा तो ये इधर से टूटेगा, अगर 3 डिग्री के अलावा कुछ होगा तो ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है। और बेसिक मीडियम में अगर ये CH3 है या फिर 3 डिग्री है तो ये यहाँ से टूटेगा, वरना ये यहाँ से टूटेगा। क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे CH3 है और एसिडिक मीडियम है, ठीक है, तो ये यहाँ से टूटेगा क्योंकि 3 डिग्री पे ही टूटता है एसिडिक मीडियम में। लेकिन बेसिक मीडियम है और यहाँ पे जो है CH3 है तो ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो देखो CH3OH और H18 वाला इधर है, लेकिन इसमें ये 18 वाला इधर है। अब इसमें क्या है, इसमें 2 डिग्री है, इसमें ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो 2 डिग्री है तो भैया यहीं पे टूटेगा ये, तो ये वाला बन गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसमें बेसिक मीडियम में 2 डिग्री है, ठीक है। बेसिक मीडियम में अगर 2 डिग्री है तो भी ये यहाँ से ही टूटेगा क्योंकि बेसिक मीडियम में अगर CH3 है और 3 डिग्री है तभी होता है। फिर अब यहाँ पे है 3 डिग्री, अगर यहाँ पे 3 डिग्री है, एसिडिक मीडियम है, अगर 3 डिग्री और एसिडिक मीडियम है तो ये अब यहाँ पे एसिडिक मीडियम में यहाँ से टूटेगा और ये जो तुम्हारा नया वाला हो जाएगा और 18 वाला जो है ये यहाँ पे रह जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बेसिक मीडियम और क्या है 3 डिग्री है तो यहाँ पे भी यहीं से टूटेगा इस बार, तो यहाँ पे भी बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है बस, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में ये कैसे एसिड बना सकता है। RMgX को अगर हम CO2 के साथ में रिएक्ट करवाएं तो ये RCOH बना देता है और MgXOH बना देता है, ठीक है। क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या है देखो, अगर कोई एसिड है, ठीक है, और NaHCO3 है, ठीक है, तो उसके साथ में रिएक्ट करेगा ये और ये H2CO3 बना देगा। तो एसिड है तो ऑलरेडी ये तो अब सबके साथ ही बना देगा ना, तो यहाँ पे ये सबके साथ रिएक्शन दिखाएगा। H2CO3 के साथ दिखा दी तो सबके साथ दिखाएगा, Na सबके साथ दिखा देगा रिएक्शन विद द PCl3 PCl5 SOCl2। इंपॉर्टेंट है ये सारी रिएक्शन। अगर PCl3 है, PCl5 है, SOCl2 है तो इसमें क्या होता है कि RCO मतलब कि एसिड जो है इसके साथ में रिएक्ट करके H3PO3 बनाता है और यहाँ पे एसाइल क्लोराइड बना देता है, यहाँ पे भी एसाइल क्लोराइड बना देता है और यहाँ पे भी एसाइल क्लोराइड बना देता है। लेकिन हमें याद है कि ये PCl5 क्या बनाता है, POCl3, और PCl3 क्या बनाता है, H3PO3, और SOCl2 SO2 और HCl निकाल देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे है SOCl2 दे रखा है तो ये क्या करेगा, ये इसको उड़ा के यहाँ पे एसाइल छोड़ देगा और उसके बाद में इसके वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और उसके बाद में हम PCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा और हम यहाँ पे फिर वाटर के साथ में करवाएंगे फिर ये OH जुड़ जाएगा। उसके बाद में हम अगर इसका हीट करवा दें NOH के साथ में COH के साथ में तो ये डीकार्बोक्सिलेशन होके ये क्या होगा, ये बेंजीन बन जाएगा। और बेंजीन में अगर हम गेटरमान कोच रिएक्शन COHCl के साथ में रिएक्ट करवा दें तो ये क्या बनेगा, COH बन जाएगा, या फिर KMnO4 के साथ में COH बन जाएगा, ठीक है। तो ये है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। एनहाइड्राइड V2O5 के साथ में हीट कर दो या POCl3 के साथ में हीट कर दोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे POCl3 तो नहीं दे रखा, POCl3 के साथ में हीट कर दो, कंसंट्रेटेड एस्टर के साथ में हीट कर दो तो ये एलिमिनेशन दिखा देता है वाटर का और इसमें क्या बनता है, एनहाइड्राइड बन जाता है ये V2O5 या POCl3 या P2O5 सॉरी मैं V2O5 बोल रहा हूँ उसको, P2O5। फिर है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन कैसे होता है, अल्कोहल और तुम्हारा एसिड को मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक वाटर, एसिडिक कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे वाटर निकल जाता है और ये जुड़ जाते हैं और ये एसिड बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये एक एग्जांपल और दे रखा है,
इसमें भी ये जुड़ जाएगा इसके साथ में और ये उड़ जाएगा यहाँ से। तो इसमें से जो ईथर वाला वो एसिड वाला पार्ट है उसमें से OH जाता है और H किस में से जाता है, एल्कोहल वाले पार्ट में से जाता है। ईस्टर के पास स्वीट फ्रूटी स्मेल होती है, ये NCERT पॉइंट है। रिएक्शन विद द अमोनिया, अमोनिया के साथ में रिएक्ट कैसे करता है ये, तो अमोनिया के साथ में कैसे रिएक्ट करता है ये, तो इसमें जो है एसिड हो चाहे एल्काइल हो या फिर एरोमेटिक हो, ये एसिड NH3 के साथ में रिएक्ट करके अमोनियम बेंजोएट एसीटेट बना देता है। ये NH4 पॉजिटिव जुड़ जाता है यहाँ पे और उसके बाद में जो है NH2 निकल जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब है इसके साथ में क्या होता है, अब यहाँ पे दोनों साइड ये जुड़ जाएंगे, NH4 पॉजिटिव और उसके बाद में जो है इसमें से अमोनिया निकल जाएगा और NH2 रह जाएगा, ठीक है। फिर है HBB होल वोल्जार जेलेंस्की रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT रिएक्शन है। रेड फॉस्फोरस और हेलोजन डाईहेलोजन जो है Br2Cl2, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अब ये एसिड जुड़ा हुआ है और एसिड के साइड में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे है एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन होगी। जैसे यहाँ पे भी है एक अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर ये नहीं होता, अगर ऐसा करके कुछ होता और COH होता तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इस कार्बन पे, तो ये नहीं होती रिएक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी इसका रिएजेंट याद रखो HBB का। उसके बाद में रिडक्शन रिएक्शन में आ जाओ। रिडक्शन रिएक्शन में एलाइल H4 NaBH4, ये तो हमने कितनी बार कर ली जब से हमने शुरू करा है ये। तो ये B2H6THF हो सकता है और यहाँ पे H2Ni हो सकता है, NaBH4 हो सकता है, LiLH4 हो सकता है। ये सब मिलके इसको रिड्यूस कर सकते हैं, LiLH4 इसको रिड्यूस कर सकता है। और अच्छा, तो ये रिड्यूस कर देगा। और अगर हम NO2 करेंगे यहाँ पे तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, एराइल है। ये एराइल हमने पढ़ा था ना, स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था एराइल। MnO2 एराइल को क्या करता है, एलाइलिक एल्कोहल और एराइलिक एल्कोहल को ये क्या करता है, सॉरी एराइलिक एल्कोहल को नहीं, बेंजाइलिक एल्कोहल को, ये बेंजाइलिक एल्कोहल है, बेंजाइलिक एल्कोहल को ये जो है ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन ये MnO2 जो होता है ये सिर्फ इन्हें एलाइलिक और बेंजाइलिक को करता है, बाकी को नहीं करता ये, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। KMnO4, अगर हम KMnO4 के साथ में इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा इसको COH में। अब है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बाय द सोडा लाइम, ये हमने पढ़ रखा है बहुत बार। इसमें वाइट PPT निकलता है, CaCO3 निकलता है और COH जो है इसमें जो है COH उड़ा देता है, ये NaHCO3 NaOH और COA इसका रिएजेंट है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे जो है रेट जो है इसका कार्बो एनायन के ऊपर डिपेंड करता है, कार्बो कैटायन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कार्बो एनायन के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी स्टेबिलिटी कार्बो एनायन की है उतनी ज़्यादा इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अगर NaOD लगा लें और CaO होता है CH3D, तो ये D जोड़ देगा, ये D जोड़ देगा। फिर एक खोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, खोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में RR बन जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम खोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में RR बन जाता है, लेकिन एक हमने चीज़ पढ़ी थी कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री या CH3 होता है तो ये RR बनता है, लेकिन अगर ये 3 डिग्री होता है तो ये क्या बनता है, ये बनता है ईस्टर, ठीक है। और खोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 डिग्री है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, खोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में ये 3 डिग्री है तो ये जुड़ जाए ईस्टर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन का ध्यान रखना, खोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में ये दोनों को उड़ा देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री है। तो 3 डिग्री पे क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना। बाकी ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चंस के।
और यहाँ पे भी कुछ उस तरीके से ही होता है जैसे कि वुड्स रिएक्शन में होता था ना, ये नॉन एरोमेटिक बना लेता है खुद को एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से बचने के लिए। और यहाँ पे भी देखो ये तुम्हारा उड़ाएगा तो ये बेंजीन का फॉर्म कर लेगा ताकि ये स्टेबिलिटी तगड़ी हो जाए इसकी। अब है हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हीट करते हैं CCl4Br2 के प्रेजेंस में, तो RBr और AgBr इसमें जो है प्रेसिपिटेट बनता है और CO2 निकलता है। ठीक है, तो RBr बनता है इसमें। फिर यहाँ पे R क्या हो सकता है, यहाँ पे R हो सकता है PH हो सकता है या फिर R हो सकता है। ठीक है, फिर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बाय द हीटिंग इफेक्ट। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बाय द हीटिंग इफेक्ट, अगर देखो बीटा कीटो एसिड है, ठीक है, यहाँ पे बीटा कार्बन पे जो है एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे अगर मतलब कि बीटा कार्बन जो है और अगर यहाँ पे एसिड है ग्रुप, तो वो क्या करता है, वो एसिड को उड़ा देता है और ये कीटोन बन जाता है। फिर देखो ये बीटा पे ये कीटोन है और यहाँ पे एसिड है, ये उड़ा देगा इसको। ये भी बीटा पे कीटोन है, ये एसिड है, ये उड़ा देगा इसको। ये बीटा पे कीटोन है, ये एसिड है, ये भी उड़ा देगा। और ये यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे फिनॉल बन जाता है। ठीक है, टॉटमराइजेशन करके। फिर है एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें ना ओ माई स्टूडेंट गिव अ पार्टी टू सर, ओ माई स्टूडेंट गिव अ पार्टी टू सर, ये शॉर्ट फॉर्म है इसको याद करने का। ठीक है, कैसे याद करेंगे, जैसे कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड इधर है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड इधर है, बीच में CH2 होगा और ये N का नंबर है। अगर ये 0 है तो ये क्या है, ओ ऑक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अगर ये 1 है मतलब कि CH2 यहाँ पे एक है तो ये मैलिक एसिड है। फिर ये सक्सेनिक, ग्लूटामिक, एडिपिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और सुबेरिक एसिड। ठीक है, ये N का नंबर दे रखा है 0 to 6, इसको याद कर लेना। ओ माई स्टूडेंट गिव अ पार्टी टू सर, ओ माई स्टूडेंट गिव अ पार्टी टू सर, ओ माई स्टूडेंट गिव अ पार्टी। ये टू जो है ये किसी काम का नहीं है यहाँ पे, टू सर। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड और सक्सेनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और टू से कुछ नहीं है, और सर एस से सुबेरिक एसिड। ठीक है, इसको लिख लेना अलग से। अब ये जो है इसमें हीट करके जो है जो भी करते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हीट करके ये कार्बोक्स CO2 निकाल देते हैं इसमें से, एक 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक CO2 निकलता है। ये छोड़ो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना डेप्थ में मत पढ़ो, उतना पढ़ो जितना काम आए। ये वाली रिएक्शन कर लो कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अगर MnO और 300 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या करता है, ये pH जोड़ देता है यहाँ पे, और इसमें क्या होता है, यही वाला ग्रुप जोड़ देता है यहाँ पे। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, ये -M इफेक्ट दिखा रहा है तगड़ी वाली, तो क्या होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग होगा क्योंकि ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन्स उड़ा देगा यहाँ से। वही चीज़ हो रही है जो तुम्हारे एल्डिहाइड करते हैं, वही चीज़ ये भी करता है, या फिर जो तुम्हारा NO2 करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन NO2 जो है ये बहुत ज़्यादा, NO2 क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा जो है तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वहाँ पे तो रिएक्शन ही नहीं होती, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन होती है। और यहाँ पे कहाँ पे जुड़वाता है, ये मेटा डायरेक्टिंग, मेटा पे जुड़वाता है क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन उड़ा लेता है। ठीक है, -M इफेक्ट की वजह से, तो ये मेटा बचती थोड़ी बहुत, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो वहीं पे जोड़ लेता है। ठीक है, तो NO2 भी यहीं पे जुड़ेगा। और ये चीज़ ध्यान रखना कि एल्डिहाइड में भी यही बन रहा था। और फिडर क्राफ्ट एसाइलेशन या अल्काइलेशन ये बिल्कुल नहीं दिखाता। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो COH की जो प्रॉपर्टी होती है, C1 से लेकर C3 के जो कार्बन होते हैं, मतलब कि अगर कार्बन चेन में 3 कार्बन है इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो कलरलेस पंजेंट लिक्विड होता है। और C4 से C9 जो होता है उसमें बटर लाइक स्मेल लिक्विड होती है। और C10 से ज़्यादा जो होते हैं कलरलेस, ऑडरलेस होते हैं और वैक्सी सॉलिड। फिर डाइमर, ये डाइमर बनाते हैं वेपर फेज में। अर्लीफेटिक जो होते हैं COH अप टू 4 कार्बन जो होते हैं वो वाटर में मिसिबल होते हैं, मतलब कि वाटर में मिक्स हो जाते हैं अप टू 4 कार्बन। ठीक है, और डाइमर बनाते हैं वेपर फेज में। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद करेंगे अमाइंस और फिर ख़त्म कहानी।